वन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर के इकोलॉजी के लेक्चर, जिसमें मैं पहले से ही आपको 3 या 4 लेक्चर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और ये आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? आपको मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। और मैंने कहा था कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ पॉपुलेशन डिस्पर्जन। ठीक है, तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और उत्साह देता है कि हम और अच्छे कंटेंट बनाएं और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करें आपके लिए और अच्छा बेहतर कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ पॉपुलेशन डिस्पर्जन। जैसा कि आपको मैं बता दूं, पॉपुलेशन डिस्पर्जन डिस्पर्जन का मतलब ही क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, डिस्पर्जन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। यानी कि अब यहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का पढ़ना, पॉपुलेशन का। अब पॉपुलेशन का मैंने बताया था कि इंडिविजुअल का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, यहाँ पे दिया स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, स्पेशियल या टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन किसी पैटर्न पे इंडिविजुअल का पॉपुलेशन में किस तरीके से होता है उसे हम पॉपुलेशन डिस्पर्जन कहते हैं। इट डिस्क्राइब स्पेसिंग एमंग इंडिविजुअल विद इन पॉपुलेशन। ये क्या करता है, स्पेस यानी कि एक पर्सन यहाँ बैठा है, दूसरा पर्सन यहाँ बैठा है। स्पेसिंग आप इसी को कहेंगे, इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है। ठीक है, तो इसे ये डिस्क्राइब करता है कि इनके बीच में कितनी स्पेसिंग है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्पर्जन ये डिस्क्राइब करता है। अरेंजमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन एरिया, या किसी एरिया में किसी पॉपुलेशन का किस तरीके के अरेंजमेंट है इसके बारे में बताता है। अब ये आपके मेनली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, रैंडम डिस्पर्जन 3 टाइप के होते हैं, रैंडम डिस्पर्जन, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन एंड क्लम्ड डिस्पर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रैंडम डिस्पर्जन के बारे में कि रैंडम डिस्पर्जन क्या होते हैं। ठीक है, ये रेयर टाइप के डिस्पर्जन होते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस डिस्पर्जन पोजीशन ऑफ वन इंडिविजुअल आर अनरिलेटेड टू पोजीशन ऑफ अदर इंडिविजुअल। इसमें किसी का पोजीशन, जैसे मान लीजिए एक पर्सन यहाँ बैठा है तो दूसरा यहाँ बैठा है, तीसरा यहाँ बैठा है, चौथा यहाँ बैठा है, एक दूसरे से किसी का कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, सारे इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन का, मान लीजिए 80 लोग हैं, 80 लोगों एक दूसरे से एकदम अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, किसी का किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इस तरीके के डिस्पर्जन को क्या कहते हैं, रैंडम डिस्पर्जन या रेयर डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब एक दूसरे में के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे से अलग अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। रिपल्सन फोर्स बिटवीन इंडिविजुअल नीदर अट्रैक्ट नॉट रिपेल। देखिए यहाँ पे ना ही किसी का किसी से अट्रैक्शन होता है, ना ही वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को हटाते हैं कि तुम यहाँ से हटो या हटो। उनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। यहाँ पे लैक ऑफ पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस तरीके से नहीं है कि इस तरीके से लाइन में बैठे हुए हैं एक दूसरे। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई यहाँ बैठा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लैक ऑफ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई मतलब कुछ भी यहाँ पे यूनिफॉर्म है ही नहीं, सब लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं, इसलिए इसका नाम ही है डिस्पर्जन। कैसा कैसा डिस्पर्जन, रैंडम। किसी चीज़ को आप रैंडमली, मतलब आपने एक मुट्ठी चावल लिया और उसको रैंडमली फेंक दिया। ठीक है, तो वो चाहे जहाँ जाके गिर सकता है। ठीक है, या कुछ भी आपने लिया उसे रैंडमली फेंक दिया तो वो चाहे जहाँ जाके गिर सकता है। पॉपुलेशन में होना चाहिए, जैसे चावल की ही बात की, तो वो कहीं भी जाके गिर जाए। तो इस तरीके के डिस्पर्जन को क्या कहते हैं, रैंडम डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत नेचर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेयर होता है। ठीक है, वेरी रेयर इन नेचर, बिकॉज नेचर रेयरली रैंडमली स्पेस्ड। नेचर में रैंडम स्पेशन बहुत रेयर होता है कुछ कुछ चीज़ों का, जैसे रूटेड प्लांट्स। अब ये रूटेड प्लांट्स आपके जो है पाए जाते हैं डिजर्ट एरिया में। ठीक है,
रूटेड प्लांट्स के डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, तो ये क्या होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। या सीड का डिस्पर्सल, जैसे मैंने बताया, आपने एक मुट्ठी सीड लिया और उसे फेंक दिया, ठीक है, तो वो रैंडमली कहीं भी, या खेतों में जब देखिए सीड फेंका जाता है तो वो रैंडमली कहीं भी जाके पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक यूनिफॉर्म में एक सीड, जैसे आप आलू लगाते हैं तो आलू लगाने में क्या होता है, आलू लगाने में क्या होता है कि आप एक रो बनाते हैं, उस रो में कुछ दूरी पे इस तरीके से आलू लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अभी धान का टाइम चल रहा है, तो धान जब बोया जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, सीड लेके फेंकते हैं, ठीक है, तो रैंडमली वो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। मैं ऐसे एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि आप रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम रेगुलर, यूनिफॉर्म या इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रेगुलर है, यूनिफॉर्म है, मतलब वो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। जैसा कि लिखा है, दे आर मोर और लेस स्पेस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे पाए जाते हैं। मतलब अगर पहला यहाँ बैठा है तो दूसरा उससे 5 मीटर की दूरी पर, तीसरा उससे 5 मीटर की दूरी पर। इस तरीके का क्या होता है, स्पेसिंग क्या होती है, मोर और लेस इक्वल होती है, ठीक है। मान लीजिए अगर नहीं, थोड़ा बहुत गैप होगा, लेकिन मोर और लेस मतलब इक्वल ही पाया जाता है, ठीक है। इनमें कंपटीशन कैसा होता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, मतलब ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन। मान लीजिए ये अलग स्पीसीज है, ये दूसरी स्पीसीज है, इनके बीच में कंपटीशन होता है। जब किन्हीं दो अलग अलग बीज स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है, लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रा, INTRA, इंट्रा। और जब दो लोग विदिन, किसी चीज़ के विदिन होता है तो उसे इंटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है। दिस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में भी रिजल्ट कंपटीशन और सोशल इंटरेक्शन। देखिए, जब इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लोग अपने प्लेस के लिए थोड़ा बहुत तो एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, नहीं हम ज़्यादा प्लेस लेते हैं, दूसरा कहेगा नहीं हम ज़्यादा प्लेस लेते हैं, तो क्या होगा, इसमें कंपटीशन शो किया जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे इस तरीके का रेगुलर आपको मैंने दिखाया भी है, इस तरीके का कंपटीशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि हैं, कॉमन इन मैनेज्ड क्रॉपलैंड, जैसे क्रॉपलैंड जो मैनेज्ड होते हैं, कि जैसे मान लीजिए आप किसी गार्ड का प्लांट लगा रहे हैं, लौकी का ही प्लांट लगा रहे हैं, तो उसको क्या करें, एक यूनिफॉर्म, मतलब एक प्लांट अगर आपने यहाँ लगाया, ठीक है, तो दूसरा उससे 10 मीटर की दूरी पर, तीसरा उससे 10 मीटर की दूरी पर, ताकि उनको स्पेस मिल सके, अपना जो उनके स्टेम वगैरह है वो अच्छे से फैल सके, उनके टेंड्रिल वगैरह अच्छे से फैल सके, इसके लिए। एलिलोपैथी, सेम स्पीसीज में किसी चीज़ का पाया जाना, किसी एनिमल का टेरिटोरियल बिहेवियर, मतलब उनका इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ नेस्टिंग गैनेट, नेस्टिंग गैनेट एक एनिमल होता है, इनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस डायग्राम में आपको तीनों दिख जाएंगे एग्जाम्पल, ये देख सकते हैं आप। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से ये यूनिफॉर्मली एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, किस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रैंडम यानी कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाती हूँ, इसमें भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। रैंडम एग्जाम्पल इसका है, क्लम्प्ड इस तरीके से पाए जा रहे हैं, और यूनिफॉर्म डिस्पर्जन इस तरीके से पाया जा रहा है। यहाँ पे इस तरीके का भी इमेज आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो होप अब आपको इमेज देख के समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि फॉरेस्ट में ट्रीज, द फर्स्ट पैटर्न ऑफ ट्रीज एंड सीडलिंग में अपीयर रैंडम एज सीडलिंग डेवलप फ्रॉम सीड ड्रॉप्ड एट रैंडम, बट कंपटीशन बिटवीन रूट कॉज सम ट्री टू बी आउटकम्ड फ्रॉम अदर्स। देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि पहले जो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, रैंडम होता है, मतलब आप सीड कहीं पे भी फेंक देते हैं वो जम जाता है। लेकिन उनके रूट के बीच में जब कॉम्पिटिशन होने लगता है तो ये क्या करता है, कॉजिंग थिनिंग आउट एंड रिजल्टिंग इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के बीच में अपनी जड़ों को फैलाने के लिए क्या करेंगे, स्पेस ढूंढने लगेंगे, और उस स्पेस के चक्कर में ये क्या होते हैं, इस तरीके से ट्री यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, एक दूसरे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पाया जाने लगता है। दिस डिस्पर्जन पैटर्न स्टार्ट आउट रैंडम एंड एंड्स अप यूनिफॉर्म। इस तरीके का डिस्पर्जन स्टार्ट तो रैंडमली होता है, यानी कि सीड का डिस्पर्जन तो रैंडमली हो रहा है, लेकिन जब उनके रूट के बीच में कंपटीशन होने लगा तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और एग्जाम्पल है जैसे कि टेरिटोरियल बर्ड पेंगुइन, जो पेंगुइन होते हैं ना, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दे यूनिफॉर्म स्पेसिंग एग्जिबिट बाई एग्रेसिवली डिफेंडिंग देयर टेरिटरी अमंग देयर टेबरिंग, ठीक है। मान लीजिए ये एक
पिजन का टेरिटरी है, ठीक है। इस तरीके से आप पिजन बना लीजिए, ठीक है। सॉरी डायग्राम इसमें अच्छा नहीं बना है। तो इस तरीके से आप पिजन का एक टेरिटरी बना लीजिए। तो ये क्या करेगा, अपने आप को मेंटेन करने के लिए दूसरे वाले को क्या करेगा, कंपटीशन देगा। तो दूसरा क्या होगा, अपने को मेंटेन करेगा, उसी तरीके से तीसरा अपने को मेंटेन करेगा। तो ये एक स्पेस एक दूसरे को देंगे और एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाएंगे। तो होप आपको यूनिफॉर्म डिस्पर्सन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड डिस्पर्जन की तरफ, जिसे क्लम्प्ड, क्लस्टर्ड, कॉन्टेजियस या एग्रीगेटेड डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। क्या क्या नाम है इसके, इसे क्लम्प्ड डिस्पर्जन कहते हैं, क्लस्टर्ड डिस्पर्जन कहते हैं, कॉन्टेजियस डिस्पर्जन या एग्रीगेटेड, ठीक है, एग्रीगेटेड डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, एग्रीगेटेड डिस्पर्जन में इंडिविजुअल आर एग्रीगेटेड इनटू ग्रुप्स वेरिंग साइज, ठीक है। ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं लेकिन साइज में वेरी कर सकते हैं। अब जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे ये ग्रुप में पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन साइज इनका बड़ा छोटा हो सकता है, कहीं पे 10 लोग एक ग्रुप में पाए जा सकते हैं, कहीं पे 50 लोग एक ग्रुप में पाए जा सकते हैं। ये इस तरीके से वेरी होता है, ठीक है। जिस तरीके से जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था वो मोस्ट रेयर था, उसी तरीके से क्लम्प्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है नेचर में, बिकॉज रिसोर्सेज टेंड टू बी क्लस्टर। कोई भी रिसोर्स क्या होता है, क्लस्टर में पाया जाता है। कहीं भी देखिए जंगल क्या होता है, पेड़ों का जो समूह होता है वो एक साथ पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक पेड़ यहाँ पे है तो दूसरा 10 किलोमीटर की दूरी पे है, इस तरीके का नहीं। फॉरेस्ट जब भी होता है तो वहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, क्लम्प्ड, या लोग जहाँ रहते हैं तो क्लम्प्ड एरिया में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान का घर यहाँ पे है तो दूसरे का घर 10 किलोमीटर की दूरी पे है, इतने रेंज में, इस तरीके से नहीं पाया जाता है, क्लम्प में पाया जाता है। मेनली चीज़ें यूनिवर्स में बहुत मतलब जो मोस्टली चीज़ें हैं वो क्लम्प में पाई जाती हैं, मतलब ग्रुप में पाई जाती हैं, क्लस्टर में पाई जाती हैं, ठीक है। दिस पैटर्न अकर ड्यू टू अनइवन पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। जहाँ पे रिसोर्स हुआ वहीं पे लोग क्या होंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, लोग गांव में ज़्यादा रहते थे, लेकिन उसके बाद से अर्बनाइजेशन होने लगा, यानी कि जब शहर बनने लगे तो लोग शहरों की तरफ जाने लगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शहर में जो है रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो है नौकरी के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलता है। तो क्या करते हैं, लोग मूव करते हैं और मतलब देखा जाए तो क्लम्प कहाँ बनने लगा, अब अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग रहने लगे, ठीक है। लिविंग इन क्लम्प्ड पैटर्न इंक्रीज फिटनेस, ये क्या करता है, फिटनेस को भी इंक्रीज करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन्स हु क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू देयर सोशल बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन एंड जियोग्राफिकल फैक्टर। ह्यूमन जो है क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है क्योंकि उनका सोशल बिहेवियर ऐसा है कि वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है उनको। इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया, मूव करना लोगों का रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, मतलब गांव के से शहर की तरफ मूव करना। या जियोग्राफिकल फैक्टर, कौन सा एरिया रहने लायक है, वहाँ पे ह्यूमन रहते हैं। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगा, जैसे रसिया जो है वो रेंज वाइज अगर देखा जाए एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जो रहने का एरिया है जहाँ पे लोग रह सकते हैं वो बहुत कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली एरियाज़ में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंडी रहती है कि वहाँ लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है इसी तरीके के कंडीशन होते हैं कि ह्यूमन का जियोग्राफिकल कंडीशन भी जो है डिपेंड करता है कि आप जगह रहने लायक है नहीं कि नहीं है। अब जैसे प्लैनेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन लोग अर्थ पे क्यों रहते हैं, क्योंकि अर्थ रहने लायक है, जबकि और सारे प्लैनेट पे क्या है, ऐसी सुविधा नहीं है कि आप रह सकें, ठीक है। तो होप गाइज मैं और एक कैलकुलेशन मैं बता देती हूँ। ये आपके CSIR नेट एग्ज़ाम हो गए या MSc के एग्ज़ाम हो गए, तो उसमें पूछा जाता है कि आप डिस्पर्जन का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला है जिसको हम इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू वेरिएंस अपॉन मीन। अब मीन निकालना तो आप जानते होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप BSc के, मैंने बायोस्टैटिस्टिक्स के लेक्चर डाले हैं तो वहाँ से आप मीन निकालना देख सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है। बाई चांस बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप जाके वहाँ से देख लें, ठीक है, क्योंकि सीख आप कहीं से भी सकते हैं। तो वहाँ जाके आप देख लीजिए। डेल्टा का मतलब होता है डिस्पर्जन, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, द फैक्टर और क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट, डाइवर्जेंट और इनकंसिस्टेंट। जो फैक्टर जो है एकदम वेरिएबल है,
क्वालिटी उसकी डिफरेंट है, डाइवर्जेंट है, उसे क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। अब इसको 3 तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 क्राइटेरिया है। अगर डेल्टा की वैल्यू जो है 1 के इक्वल हुई, मतलब 1 के बराबर हुई, अगर आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, रैंडम डिस्पर्जन कहेंगे। ठीक है, उस डिस्पर्जन को रैंडम कहेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो उसे क्लम्प्ड डिस्पर्जन कहेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू 1 से कम हुई तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन कहेंगे। तो इस तरीके से 3 डिस्पर्जन कैलकुलेट किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे एक मैंने बताया है आपको, ये चार्ट बताया है कि किस तरीके से वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के अगर इक्वल है तो क्या है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर डेल्टा की वैल्यू 1 से कम है तो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन है। अगर डेल्टा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये क्या है, एक क्लम्प्ड डिस्पर्जन। यहाँ पे सैंपल ऑफ मीन दिया गया है, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी का। सैंपल ऑफ वेरिएंस बताया गया है, तो आप वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन कर देंगे तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सैंपल ऑफ मीन दिया गया है किसी का 5.27 और इसका सैंपल ऑफ वेरिएंस 5.22, तो 5.22 को आप डिवाइडेड बाय 5.7 करेंगे तो इस तरीके से डिस्पर्जन का जो है वैल्यू आपकी निकल जाएगी और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मेनली CSIR के जो एग्जाम्स होते हैं, यानी कि नेट का एग्जाम आप जब देते हैं तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो होप गाइस आपको डिस्पर्जन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।